वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए फुल लेंथ पेपर देख रहे हैं, जो पेपर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। ये आज हम लोग पार्ट 2 में बायोलॉजी, जीके, नर्सिंग और कल में हमारा केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर छूटा था। तो आज हम लोग सारा पूरा देखेंगे क्वेश्चन को। तो आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठिए और हमें कमेंट में बताइए किसका कितना क्वेश्चन सही है। ये टेस्ट बिल्कुल पेपर जैसा ही है, आपको पेपर जैसा फील होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्कूल जाता है। कह रहा पहला क्वेश्चन कि वह स्कूल जाता है। ही डैश गो टू एवरी डे। वह स्कूल जाता है। क्या जाता में गो रहेगा या गोज रहेगा, वह वेंट रहेगा या इज गोइंग रहेगा। तो देखो, जब वह स्कूल जाता है तो ये जाता के हम लोग जब इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे तो लास्ट वर्ड की पढ़ेंगे एवरी डे की बात कर रहा। एवरी डे का मतलब वो एक हैबिट की बात कर रहा, आदत की बात कर रहा। हैबिट एक आदत है, तो उसने कह रहा कि एवरी डे, डेली। अगर यहीं डेली लिखा होता, एवरी डे लिखा रहता या ऑलवेज लिखा होता हमेशा, तो ये सब हमारे किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ई और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हमारा क्या कहता है होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वह स्कूल जाता है तो ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें ईएस का जोड़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का लेते हैं। तो वह स्कूल जाता है, इसके लिए एवरीडे है। एवरीडे के दर पे अगर ऑलवेज होता या डेली होता तो भी वो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करता है। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। पहले का आंसर नंबर बी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सी डैश ए सॉन्ग नाउ। वह अभी गाना गा रही है। गाती है सिंग्स, गा रही इज सिंगिंग, गाई sang या गाएगी विल सिंग। तो ये विल सिंग का मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक। सैंग ये पास्ट की बात कर रहा कि वह गाना गाई है पास्ट में। अब बचा कि नाउ। नाउ से शब्द अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो वह शो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अगर नाउ नाउ आ रहे हैं या दैट नाउ डेज आ रहे हैं या नाउ डेज आ रहे हैं, ये सभी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। आईएनजी फॉर्म आता है तो प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमारा सी है। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एक हेल्पिंग वर्ब इज और आईएनजी। आईएनजी में सिंग, गाना में गाना गा रही, गाना का सिंग होता है तो प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। तो इसका सेकंड का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा आई डैश ए लेटर स्टरडे। मैं कल एक पत्र उसके बाद डैश कह रहा कि कल मैं एक पत्र लिखता हूँ, राइट लिख रहा हूँ, एम राइटिंग या लिखा रोट या लिखूंगा विल राइट। विल राइट, ये सब विल क्या है? विल हमारा फ्यूचर को शो करता है। विल हमारा जो होता है ये फ्यूचर टेंस को शो करता है। विल जो हो ये फ्यूचर टेंस को शो करता है। ठीक। आई एम राइटिंग, ये जो राइटिंग जो है ये हमारा कंटिन्यूअस को शो करता है। कंटिन्यूअस को शो करता है। कंटिन्यूअस को शो करता है इज राइटिंग। राइट एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक इंडिफिनिट टेंस को शो कर रहा है। इंडिफिनिट टेंस को शो कर रहा है। तो बचा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो स्टरडे जो है, स्टरडे ये पास्ट की बात कर रहा है। स्टरडे जो है ये हमारा किसका बात कर रहा है? ये हमारा पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पास्ट टेंस में क्या कर रहा था? पास्ट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आई राइट का रूट हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दे डैश फुटबॉल ऑन संडे, वे रविवार को फुटबॉल खेला है, खेलते हैं, प्ले खेल रहे हैं, आर प्लेइंग खेला है, प्लेड या विल प्ले। विल प्ले मतलब फ्यूचर में कह रहा है कि दे विल प्ले फुटबॉल ऑन संडे, क्या वे रविवार को फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। विल प्ले जो है ये फ्यूचर शो कर रहा है। प्लेड मतलब पास्ट का, आर प्ले मतलब कंटिन्यूअस का। तो प्ले में जो फुटबॉल ऑन संडे खेलते हैं, तो दे हमारा प्लूरल है, तो दे में सिंगुलर, प्ले, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि हॉनेस्टी इज द पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है? गुड है, अच्छा है, बेटर है, बेहतर है, बेस्ट है, सर्वोत्तम है, या मोस्ट सर्वाधिक है। तो हॉनेस्टी एक हम लोग पढ़े, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज क्या होती है? बेस्ट पॉलिसी होती है। तो ये एक आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? आंसर नंबर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामा एंड सीता डैश गोइंग टू मार्केट। रामा एंड सीता, जो रमा एंड सीता है वो गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रही? बाजार जा रही। तो इज, आर, एम, वाज। तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग, ये गोइंग किसका शो कर रहा है? अगर हम गोइंग देखेंगे तो गोइंग हमारा क्या कह रहा है? एक कॉन्टीन्यूअस को शो कर रहा है। गोइंग जो हमारा है ये हमारा कॉन्टीन्यूअस को शो कर रहा है। गोइंग जो होता है ये हमारा कॉन्टीन्यूअस को शो करता है। ठीक, तो कॉन्टीन्यूअस में हमारा कहता है कि इसके लिए हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा क्या कहते हैं? ये रूल होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेट करने के लिए। तो रमा एंड सीता क्या होती है? ये दो की बात कर रहा है। तो इज, अगर यहाँ रमा ना देखकर ओनली सीता होता, सीता गोइंग टू मार्केट, तो सीता एक है तो इसके लिए ई जाता, लेकिन उसने रमा एंड सीता दोनों कर दिया, तो इसके लिए आर आएगा। इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही इज टालर हिज ब्रदर, वह अपने भाई से लंबा है, देन देन टू फ्रॉम। टालर, अगर टालर शब्द को देखते हैं तो हमें याद आती है डिग्री की। डिग्री में टाल का सेकंड टालर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री जो होती है हमारी, डिग्री की अगर बात की जाए, डिग्री जो होती है वो हमारी 3 होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरा हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है, और तीसरा हमारा सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री में हमारा अगर देखेंगे तो टाल होता है, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में हमारा टालर हो जाता है और सुपरलेटिव में हमारा टालेस्ट हो जाता है। टालेस्ट मतलब लंबा की बात करता है। तो वही कह रहा है कि अगर पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या कहते हैं? नॉर्मल रहेगा। अगर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जाते हैं तो हमारा देन का लगता है, और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव जाता है तो हमारा मोस्ट का लगता है, मोस्ट का लगता है। ठीक, तो वही कह रहा कि पॉजिटिव, तो ये कह रहा है टॉलर किस में शो कर रहा है? टॉलर हिज ब्रदर के लिए हमें ना देन का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये चूज द आर्टिकल से है, आर्टिकल से है। कह रहा है ही इज डैश हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट मैन ये आर्टिकल का होता है, ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो आर्टिकल जो हमारे होते हैं, आर्टिकल हमारे दो होते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल हमारे दो होते हैं। एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल में हमारा दे आता है, दे आता है। डिफिनिट आर्टिकल में दे आता है। ठीक, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग कब करते हैं? अगर ऐसे आह तक जाता है, अगर किसी शब्द का उच्चारण आता है तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। अगर कैसे ज्ञानी तक, ज्ञात तक किसी का उच्चारण आता है तो वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, और ऐसे यहाँ तक एन का प्रयोग करते हैं। द का जैसे दी गंगा, द हिमालय, सब लार्जेस्ट पार्ट में दी का प्रयोग होता है।
तो हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मैन की बात कर रहा, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट की बात कर रहा, तो ये हमारा ऐ से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐ से आह के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए एन का प्रयोग करेंगे। तो ही इज एन हॉनेस्ट मैन, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो देखो हम जैसे लिखते हैं एम ए क्या होता है, एम ए में अगर हम देखेंगे, एम ए में कहेगा कि ही इज ए स्टूडेंट ऑफ एम ए का दे रहा, एम ए में जो हो एम ए का एम और ए होता है, एम ए की बात कर रहा तो ए ऐसे आ के बीच आ रहा, तो इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसका व्याकरण जो होता है, व्याकरण वो ऐसे आह के बीच में आ रहा है, तो इसी आर्टिकल ऑनेस्ट के लिए एन का प्रयोग करेंगे, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्यूलर ऑफ चाइल्ड इज, कह रहा है चाइल्ड की प्यूलर क्या होता है, चाइल्ड्स चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस होता है। तो चाइल्ड जो है ये हमारा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल में आता है, चाइल्ड्स हमारा जो होता है एक्सेप्शनल में आता है। तो चाइल्ड्स हो गया, जैसे चाइल्ड्स हो गया, चाइल्ड्स हो गया, माउस हो गया, ये माउस हो गया, और हमारे जैसे टूथ हो गए, टूथ आ गए, टूथ हो गए, और ऐसे सारे हमारे एक्सेप्शनल में आते हैं। तो चाइल्ड का जो हमारा प्लूरल होता है वो हमारा चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है। तो इसका लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पैरा मेडिकल में, ये यूपी पैरा मेडिकल 2025 का क्वेश्चन है, पैरा मेडिकल 2025 की क्वेश्चन है, यूपी पैरा मेडिकल 2025 की क्वेश्चन है। पूछा था चाइल्ड का क्या कहते हैं फुल प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस होता है। ये आप लोग कहीं अगर यूट्यूब पे सेट कराए होगा तो देख लीजिए, अगर नहीं कराया होगा तो हम यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के 2021 से लेके 25 तक का पेपर करा देंगे, और जेएनएम का 25 का सलूशन करा देंगे, और पैरामेडिकल का भी हम पेपर करा देंगे 2025 तक का। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ए प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन कौन है, राम है, बुक है, ही है, टेबल है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन किससे लिया गया, ये क्वेश्चन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया, ये क्वेश्चन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, राम कहता है कि नाउन जो होता है उसमें नेम, पर्सन, प्लेस, एनी थिंग्स का बोध होता है, उसे नाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहता है कि जो नाउन के स्थान पे प्रयोग की जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो राम क्या है, राम एक नाम की बात की जा रही, राम हमारा एक नाउन है। अगर देखा जाए राम क्या है, राम एक नाउन है। ठीक, बुक क्या है, बुक एक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा भी नाउन होता है, नाउन होता है। ठीक, टेबल क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा नाउन है। ठीक, बटा ही क्या है, ही नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके लिए ये प्रोनाउन है। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। प्रोनाउन जो होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, यू होता है, दे होते हैं, देम होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन में आते हैं। ठीक, प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं, ही कौन सा प्रोनाउन है, सी कौन सा प्रोनाउन है, इट या यू, ये सभी प्रोनाउन के प्रकार होते हैं। ये एक नाउन की प्लेलिस्ट है, उसमें हम नाउन प्रोनाउन सारे चैप्टर का थ्योरी पढ़े, उससे आप लोग मिला लीजिए, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि द एंटोमिन्स ऑफ बिग, बिग का एंटोमिन्स क्या, बिलोम्स क्या होगा, लार्ज होगा, हक होगा, या स्मॉल होगा, या टाल होगा। तो टाल और लार्ज ये दोनों सिनामिन्स हैं, ये सभी दोनों हमारे सिनामिन्स होते हैं, ये सिनामिन्स हैं। बिग मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा का क्या कहते हैं, एंटोमिन्स क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि स्लोली इज एन, स्लोली क्या नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एग्जेक्टिव है। नाउन कहता है कि जिसमें प्लेस, स्थान, नाम, भाव की व्याख्या हो उसे नाउन कहते हैं। वर्ब क्या है, जैसे वर्ब में ही हो गया, इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, आर हो गया, क्या कहते हैं,
विल हो गया, ये सभी हमारे वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ठीक, स्लोली जो है हमारा ये एडवर्ब आता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। स्लोली आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, जिन्हें भी बीएससी नर्सिंग के 25 फ्री टेस्ट सीरीज लेने हैं वो सभी इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। 25 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके ओनली व्हाट्सएप पे ठीक ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीपोजिशन की बात कर रहा है कि ही वाज बॉर्न 2008, 2008 में कह रहा है कि उसका जन्म 2008 में हो, तो उसमें ऑन, इन, एट, फ्रॉम रहेगा। तो 2008 उसका प्रीपोजिशन, तो इसमें इन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, कह रहा कि द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी सिनोनिम्स क्या होता है, सैड होता है, एंग्री होता है, ग्लेड होता है, हर्ट होता है। सिनोनिम्स मतलब समान आर्थी शब्द, समान आर्थी, समान आर्थी शब्द। तो हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होता है, हैप्पी मतलब खुश होता है। सैड मतलब दुख होता है, एंग्री मतलब क्या हो जाता है, क्रोध होता है, दुख होता है। एंग्री मतलब क्रोध होता है, क्रोध होता है। तो हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होता है, ग्लेड होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी। कह रहा कि सी डैश स्पीक इंग्लिश वेल, इंग्लिश वेल, कैन, शुड, मस्ट, में। कह रहा स्पीक वेल, तो ये वेल जो होता है, वेल जो होता है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये हमारा फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। तो फ्यूचर टेंस में सी के साथ कैन का प्रयोग करते हैं, ना कि शुड का। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक, कह रहा कि द फेमिनिन ऑफ एक्टर्स, एक्टर का क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, एक्ट्रेस होता है, एक्टर्स होता है, लेडी एक्टर होता है, या ह्यूमन एक्टर होता है। तो एक्टर का ह्यूमन एक्टर, लेडी एक्टर नहीं होता, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की बात हो रहा है। ठीक, तो एक्टर का फेमिनाइन जो होता है, जैसे मैन का फेमिनाइन क्या होता है, मीन होता है। ठीक, वैसे क्या कहते हैं, पूछ रहा है कि एक्टर का फेमिनिन क्या होता है, तो एक्ट्रेस होता है। तो 16 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, 16 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग से क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, पैरामेडिकल में आए थे, पैरामेडिकल से हमारे स्पेलिंग से क्वेश्चन आए थे 2025 में, 2025 में पैरामेडिकल से में क्वेश्चन आए थे स्पेलिंग का। कह रहा है रिसीव का स्पेलिंग कौन सा सही है, RECEIV या RECIVV या RECEEVE या RECIV। तो रिसीव का जो स्पेलिंग होता है इसका RECEIV होता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए हो जाएगा रिसीव का। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द गंगा इज ए नाउन, गंगा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, या कलेक्टिव नाउन होता है। कॉमन नाउन में जैसे हमारे टीचर हो गए, टीचर हो गया, डांसर हो गया, तो वो डांसर कौन सा, उसमें मेल फीमेल नहीं शो कर रहा है, तो उसमें कौन सा बात है। प्रॉपर नाउन में जैसे क्या कहते हैं, नाउन की दर पे यूज की जा रही है, नाउन की प्लेस पे यूज की जा रही है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सभी प्रॉपर नाउन है। अबस्ट्रैक्ट नाउन में मटेरियल जैसे आते हैं, अबस्ट्रैक्ट में जैसे गोल्ड हो गया, अबस्ट्रैक्ट में सॉरी फीलिंग्स की बात होती है, फीलिंग्स में जैसे क्या कहते होते हैं, फीलिंग्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सभी हमारे अबस्ट्रैक्ट में। कलेक्टिव नाउन में जैसे ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप्स जैसे कलेक्टिव नाउन्स में क्या हो गया, डेज, कई सारे डेज की मिला के हम वीक्स बनाते हैं, वीक जो बनता है, वीक सप्ताह, वो डेज हो गया। बहुत सारे महीनों को मिला के ईयर बनाते हैं, वो सभी हमारे कलेक्टिव नाउन में आता है। तो गंगा जो है, गंगा ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन में आता है, गंगा प्रॉपर नाउन में है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है इसीलिए आंसर नंबर इसका बी हो जाता है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इनटू द प्यूलर माउस, क्या प्यूलर क्या होता है, माउसेस होता है, माउस होता है, या माइस होता है, या मीस होता है।
तो माउस ये हमारा एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शनल प्लूरल है, इसके लिए माउस का हमारा माइस हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, 20 नंबर इंग्लिश ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिक द करेक्ट वॉइस, पिक द करेक्ट वॉइस कह रहा है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द लेटर वाज रिटन बाय रोहन, ये किस प्रकार का वाक्य है? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, या डायरेक्ट है, या इनडायरेक्ट है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं है, एक्टिव और पैसिव की बात कर रहा है, वॉइस लिख दिया है। तो अगर कहीं सेंटेंस में बाई शो कर दिया है तो बाई हमारा पैसिव के लिए यूज की जाती है। तो बाई जो होता है वो पैसिव, ये पैसिव वर्ड है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं टॉप केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है। टॉप केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की कौन सी अवस्था का आकार निश्चित होता है? कह रहा है विच स्टे ऑफ मैटर वाज ए डिफिनिट शेप। कह रहा कि पदार्थ की कौन सी अवस्था का आकार निश्चित होता है? सॉलिड का, द्रव का, गैस का, प्लाज्मा का। तो जो हमारा गैस होता है इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में एक हमारा इसका जो आयतन होता है वो आयतन निश्चित होता है, बट आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर अगर हम लोग पानी लेते हैं, H2O लेते हैं, H2O, तो वह इस बीकर के बजाय हम इस बीकर में भी उसको हम 1 लीटर H2O को ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी 1 लीटर पानी H2O आ सकता है, 1 लीटर H2O पानी आ सकता है। तो इसके लिए अभी आयतन तो इसका 1 ही लीटर है, बट आकार चेंज हो रहा है, तो इसके लिए वह लिक्विड है। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, आकार एंड आयतन दोनों निश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मान लो जी एक कोई ईंट है, ये 5 kg का है, 5 kg का, तो इसका आकार भी 5 मतलब कोई स्पेस भी मतलब लिया है और इसका वेट भी है, तो 5 kg, तो इसके लिए आकार और आयतन दोनों निश्चित है। तो ये हमारा सॉलिड बताता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा पहले का क्या हो जाएगा? पहले का आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक, दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस है सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस कॉल्ड? जमना, फ्रीजिंग, संघनन, कंडेंसेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, या वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक, जमना क्या, फ्रीजिंग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग जैसे हमारा क्या होता है, लिक्विड, ये लिक्विड है, कोई लिक्विड से अगर हमें सॉलिड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीज मतलब जमाना पड़ेगा। कोई पानी, उसको हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे रखने पर जम जाएगा, तो वह हमारा फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक, कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे गैस से हमें लिक्विड बनाना है, तो वो हमारा कंडेंसेशन में आता है। ठीक, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण जिसे वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड हमारा गैस में आता है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड को हीट करने पे वो हमारा गैस में बन जाता है, तो उसे हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन कपूर सीधे अगर गैस में जा रहा है, कपूर जो होता है ये हमारा ठोस होता है, कपूर हमारा ठोस है, कपूर सीधे हमारा गैस में जा रहा है, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में आता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। ठीक, कह रहा कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति में क्या होता है? कह रहा कि व्हाट हैपन द पार्टिकल मोशन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। क्या कम होती है, बढ़ती है, समान रहती है, या रुक जाती है? अगर कोई बीकर में अगर हम पानी लेते हैं, अगर कोई बीकर है, ये बीकर में अगर हम पानी लेते हैं, पानी H2O लेते हैं, तो अगर हम नीचे से हीट देते हैं, इसमें हीट देते हैं, तो उसमें क्या तापमान देने पे कणों की गति क्या होती है? तो अगर हम किसी चीज़ में हीट देते हैं तो वो तापमान देने पे कणों की गति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक,
द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। संघनन कहलाती है, गलन कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है, वेपराइजेशन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक, द्रव से गैस बनने, कंडेंसेशन अभी बताएं कि अगर गैस से लिक्विड बना रहे हैं, अगर हम गैस से लिक्विड में बना रहे हैं, गैस से अगर हम लोग लिक्विड बना रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। ठीक, मेल्टिंग मतलब होता है, मेल्टिंग मतलब बॉइलिंग पे ही लिया गया, जैसे बॉइलिंग हमें करना है, जैसे हम सॉलिड को अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में बनाना है तो मेल्टिंग करना पड़ेगा, सॉलिड को लिक्विड बनाना तो मेल्टिंग। फ्रीजिंग कहता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो फ्रीज करना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो फ्रीज करना पड़ेगा। और द्रव से गैस बनाना है, अगर द्रव लिक्विड से अगर हमें गैस करना है, अगर ये हमारा कोई लिक्विड है, लिक्विड से अगर हमें गैस बनाना तो हमारा वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन डी हो जाएगा आंसर। ठीक, कह रहा कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कह रहा हाउ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है? सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम, या माध्यम, मीडियम, या बहुत कम, वेरी लेस, या समान, इक्वल। तो देखो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है? सबसे ज़्यादा आकर्षण बल हमारा सॉलिड में होता है, उसके बाद हमारा लिक्विड में होता है, उसके बाद हमारा गैस में होता है, फिर हमारा प्लाज्मा में होता है। ठीक, तो आकर्षण बल किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि गैस में कणों के बीच आकर्षण बल की होता है तो बहुत कम होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 5 का। अगर पूछ ले कि किसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबल की पावर किसमें सबसे ज़्यादा होती है? गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, ये धुआं और धूल मिलाकर क्या बनते हैं? धूल मिलाकर क्या? स्मोक एंड फॉग टुगेदर फ्रॉम, क्या कोहरा बनता है, धुआं स्मोक बनता है, या स्मोक या डस्ट? तो जो हमारा क्या कहते हैं, धुआं और दूध मिलकर क्या बनता है? स्मोक का निर्माण करता है। तो ये इसका आंसर बी होता है। कह रहा 7 उबलना क्या है? व्हाट इज ए बॉइलिंग पॉइंट? ठंडा होने का तापमान, द्रव के गैस बनने का स्थिर तापमान, ठोस के द्रव बनने का तापमान, पानी का समान तापमान। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द्रव से गैस बनने का ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका भी आंसर नंबर हमारा क्या होता है? इसका भी आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव है उसको ठोस में बदलना क्या कहलाता है? लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड। जमना फ्रीजिंग, गलना मेल्टिंग, या कंडेंसेशन, या ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड से हमें गैस में जाना है तो हमें क्या करता है? सब्लिमेशन कराता है। ठीक, द्रव से हमें ठोस, मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग ही बॉइलिंग पॉइंट का एक उदाहरण होता है, ठीक। तो द्रव से ठोस करना है तो फ्रीजिंग करना पड़ेगा, तो इसका आंसर नंबर 8 का ए होता है, 8 का ए हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ठोस की विशेषता कौन सी है? कह रहा कि विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? निश्चित आयतन, डिफिनिट वॉल्यूम, निश्चित आकार, डिफिनिट शेप, बहुत कम जगह लेता है, या ए बी और दोनों। तो जो हमारा क्या कहते हैं गैस, अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस की अगर बात करते हैं, गैस में क्या होता है? आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, गैस की। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, गैस के बाद अगर हम फिर क्या कहते हैं लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में क्या होता है? इसका जो होता है आयतन, इसका आयतन जो होता है ये हमारा निश्चित होता है, आयतन निश्चित, बट आकार अनिश्चित होता, आकार अनिश्चित
आकार अनिश्चित होता है। ठीक, सॉलिड जो होता है, सॉलिड का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका निश्चित आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक, निश्चित होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि वही सॉलिड की विशेषता बताना। सॉलिड में आकार निश्चित, आयतन भी होता है और आकार भी निश्चित होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है। ठीक, 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। वेपराइजेशन डिपेंड ऑन सतत छेद पर, सरफेस एरिया पर, तापमान पर, टेम्परेचर पे, हवा की गति पे, विंड स्पीड पे या उपयुक्त सभी। तो जो वेपराइजेशन होता है वो हमारा सभी पर निर्भर करता है, हवा की गति पे भी, तापमान पे भी और सतत सरफेस एरिया पे भी फॉलो करता है। ठीक, कह रहा कि गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। गैस चेंजिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड संघनन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, गलन, फ्रीजिंग, जमना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो देखो, ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारी लिक्विड हो गया, ये हमारा गैस हो गया। ठीक, अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो हमें क्या करना होता है, बॉइलिंग करना पड़ता है। ठीक, बॉइलिंग करना पड़ता है। ठीक, बॉइलिंग। अगर लिक्विड से हम गैस में जाएंगे तो वेपराइजेशन करना पड़ता है, वेपराइजेशन करना पड़ता है। ठीक, अगर हम गैस से लिक्विड में आते हैं तो हमें कंडेंसेशन करना पड़ता है। ठीक, अगर लिक्विड से हम लोग सॉलिड में जाते हैं तो हमें फ्रीजिंग करना पड़ता है। अगर सॉलिड से सीधे गैस जाते हैं तो हमें क्या होता है, सब्लिमेशन करना पड़ता है। सॉलिड अगर सीधे गैस में जा रहे हैं तो सब्लिमेशन करना पड़ता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि लिक्विड अगर गैस जो द्रव में आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में कणों का संपीड़न अधिक होता है। कह रहा है विच स्टेज ऑफ हाईली कंप्रेसिबल, ठोस का, द्रव का, गैस का, प्लाज्मा का। देखो, अगर हम आकर्षण बल के बारे में जानेंगे, आकर्षण बल किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर हमारा लिक्विड में, सॉलिड एंड लिक्विड में, फिर हमारा गैस में। अगर हम कंप्रेसिबल के बारे में, संपीड़न में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा गैस में, फिर हमारा लिक्विड में, फिर हमारा सॉलिड में होता है। ठीक, सॉलिड में होता है। तो वही कह रहा है कि हाई कंप्रेसिबल किस में होता है, तो हाई कंप्रेसिबल हमारा गैस में होता है। और अट्रैक्शन देखें, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स देखें तो अट्रैक्शन फोर्स जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, नींद कर दो मत कह रहे हैं जिस तापमान पर ठोस द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड। कह रहा कि ठोस द्रव में बनता क्या कहलाता है, गलनांक या संघनन या वाष्पीकरण को हम वेपराइजेशन, संघनन को कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन, उबलना को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बनता है उसे क्या कहते हैं। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में हमारा सॉलिड जो होता है, सॉलिड हमारा गैस में, सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ठोस द्रव में बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग करना पड़ेगा। ठीक, मेल्टिंग बॉइलिंग का ही पार्ट गलनांक है। तो ठोस अगर द्रव में चेंज करना, वेपराइजेशन जो
ये क्या कहते हैं, लिक्विड, ये लिक्विड टू चेंज करता है गैस में। अगर लिक्विड टू चेंज होगा गैस में तो उसे वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होगा, ठीक। अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे हम कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। गैस चेंज इनटू लिक्विड, ये हमारा कंडेंसेशन में आता है, ठीक। ताप, ये ठोस जो होता है ये द्रव में चेंज हो रहा है तो हमें उसमें मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर वाटर H2O का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, H2O को अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का उबलांक कितना होता है, कि व्हाट इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसपे क्या होता है, लिक्विड, जिसपे हमारा लिक्विड पानी ठोस सॉलिड के रूप में हो जाता है, सॉलिड के रूप में हो जाता है, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। कह रहा फ्रीजिंग ऑफ वाटर विच चेंज, क्या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है या इनमें से कोई नहीं है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज में क्या कहते हैं कि नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है कि पेपर का जलना, अगर पेपर का जलना देखा जाए तो ये इसमें हमारा एक राख बनेगा तो वो केमिकल चेंज में आ जाएगा। अगर देखा जाए क्या कहते हैं मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती का जलने में फिर हमें ये केमिकल चेंज है। लेकिन अगर वही बोल दे कि मोमबत्ती का पिघलना, ये सभी फिजिकल चेंज में आते हैं, ठीक। लोहे में जंग लगना एक केमिकल चेंज होता है। तो बर्फ़ का जमना किस प्रकार का परिवर्तन में आता है, तो बर्फ़ का जमना हमारा फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि बर्फ़ से हम पानी से फिर हम आइस बना सकते हैं, ठीक। तो ये फिजिकल चेंज में आता है। उन्नीस नंबर कह रहा है कि ठोस पिघलने पर क्या बनता है। 19 नंबर कह रहा है व्हाट फॉर्म व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, गैस, द्रव, प्लाज्मा, ठोस ही रहता है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन में आता है, ये इजी क्वेश्चन में आ रहा है कि ठोस अगर सॉलिड कोई है, अगर हम सॉलिड को कोई बॉइलिंग करेंगे तो ये क्या किस के रूप में आएगा। तो सॉलिड जब भी बॉइलिंग होगा तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो द्रव अवस्था में आएगा। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर बायोलॉजी का आता है। बायोलॉजी क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा। कह रहा हु कॉल्ड द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, कोशिका जीवन की मूल इकाई किसने कहा था। स्लाइडन, स्वॉन, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो स्लाइडन और स्वॉन जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पे काम किया था। स्लाइडन और स्वॉन जो थे इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पे वर्क किया था, कोशिका सिद्धांत पर काम किया था। कोशिका सिद्धांत कब आया था, 1838 से लेके 1839 के बीच में कोशिका सिद्धांत आया था। स्लाइडन और स्वॉन, स्लाइडन जो हमारे जर्मन जूलॉजिस्ट थे और जर्मन बॉटनिस्ट और स्वॉन जूलॉजिस्ट थे। तो और ये रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी। कोशिका की जीवन मूल इकाई किसने कहा, तो रॉबर्ट हुक ने कहा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन से सेम मिलते हैं। कह रहा कि कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड दिस सेल, लीवनहॉक, रॉबर्ट हुक या स्वॉन और स्लाइडन। अभी ये एटॉमिक थ्योरी की बात हुई है ऊपर। अब लीवनहॉक जिन्होंने थे, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किन्होंने की थी, लीवनहुक ने की थी। लीवनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल किस में खोजा था, तो लीवनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया में खोजा था। बैक्टीरिया में फर्स्ट लिविंग सेल की खोज हुई थी।
कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे, ये हमारी डेड सेल थी। डेड सेल थी क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्मा अपसेट था। डेड सेल क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्मा अपसेंट था। तो इसके आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। और फर्स्ट अगर लिविंग सेल की बात की जाए, लिविंग सेल की बात की जाए तो वो एंटीनो वन लीवन हॉक आएंगे, एंटीनो वन लीवन हॉक आएंगे। ठीक, कह रहा कि जीवित पदार्थ का द्रव कौन सा है? व्हाट इज द लिविंग कांस्टेंट इनसाइड ए सेल? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या राइबोसोम, लाइसोसोम? लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एंजाइम को छोड़ के बाकी अपशिष्ट पदार्थ को खत्म कर देता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हमारा दो प्रकार के होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम जो होता है ये हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम जो होता है ये हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें एक सेल की बात की जाए वो प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया, बीसीजी, ब्लू एलगी, ये सभी हमारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण हमारा एक मोनेरा किंगडम होता है। मोनेरा किंगडम, बाकी सभी हमारे यूकैरियोटिक में ह्यूमन भी आता है, क्योंकि ह्यूमन में मिनी सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हमारा एक प्रोटीन फैक्ट्री होता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और कुछ जीवित पदार्थ का द्रव जिसमें होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, कह रहा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कह रहा विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल? माइटोकांडिया है, नाभिक न्यूक्लियस है, राइबोसोम है या वैक्यूल है? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल जो होता है ये हमारा प्लांट का लार्जेस्ट भाग होता है। प्लांट का लार्जेस्ट भाग जो होता है वह वैक्यूल होता है। राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है, ऊपर अभी हम बताएं प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसोम बनता किस पे है? तो राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारा फैट का निर्माण होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक पे हमारा राइबोसोम का निर्माण होता है। आर ई आर पे हमारा राइबोसोम का निर्माण होता है। अगर पूछ ले कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक, नाभिक अभी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की खोज ऊपर अभी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज अभी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को ही हम लोग कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट होता है। एक एटीपी में एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसीलिए इसे पावर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, तो कह रहा कोशिका कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसके पास होता है? तो नाभिक न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में हमारा डीएनए, साइटोप्लाज्मा ये सभी होते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कह रहा 5 नंबर क्वेश्चन की पादप कोशिका में उपस्थित परंतु जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। कह रहा प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट अब्सेंट इन एनिमल सेल। कह रहा प्लांट सेल में क्या पाया जाता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा। तो प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारी एनिमल सेल है। ये प्लांट सेल है, ये कोई हमारी एनिमल सेल है। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक, प्लांट सेल में भी ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। प्लांट सेल में भी ऊर्जा के लिए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी और एनिमल सेल के लिए भी ऊर्जा के लिए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया उपयोगी होगी। साइटोप्लाज्मा जो होती है इसमें कोशिका विभाजन के लिए भी इसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। बट प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में बाहर की लेयर को
आउटर लेयर को हमारा क्या होता है, सेल वाल होता है। प्लांट सेल में जो होता है आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग सेल वाल कहते हैं। बट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट नॉट की सेल वाल है। तो जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ना कि सेल वाल। ठीक, तो इसीलिए ये डिफरेंस क्या करता है, कोशिका भित्ति करती है। तो 5 नंबर का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 5 नंबर का आंसर नंबर ए हो जाएगा कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो सेल वाल से डिफरेंस बता सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं। विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी। तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, गाल्जी बॉडी जो होती है ये परिवहन और पैकेजिंग में काम करती है। ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग में काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग में काम करती है हमारी गोल्जी बॉडी, और पावर हाउस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो 6 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस ऑगर। कह रहा कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम पे, न्यूक्लियस पे, लाइसोसोम, वैक्यूल प्लांट का लार्जेस्ट पार्ट है। लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम एंजाइम को छोड़कर जल को अपशिष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। नाभिक जो ये रॉबर्ट ब्राउन जो खोजे थे 1831 वाले, जो नाभिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी। और जो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये RER पे पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसीलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका का हरा रंग किससे से होता है। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट सेल इन ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या गोल्जी तंत्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर, जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो हरा रंग जो होता है, हरा रंग हमारा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो 13 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 13 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। और कमेंट में हमें बताइएगा किसका कितना आंसर क्वेश्चन सही है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हम लोग कल देखेंगे। पार्ट नंबर 3 कल देखेंगे। अभी बायोलॉजी का 13 क्वेश्चन हुआ है। बायोलॉजी के बाद हमारा बचा है जीके बचा और नर्सिंग की क्वेश्चन बची है, और बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन बचे हैं। तो हमें कमेंट में बताइएगा किसका कितना सही है।